अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 23 से 51 के बीच में जो इम्पॉर्टेंट आर्डर्स और रूल्स हैं इनको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आर्डर 1 से लेके 22 तक जो इम्पॉर्टेंट आर्डर्स और रूल्स थे उनको मार्क करवाया था। ये दोनों लेक्चर सुनने के बाद इन आर्डर्स को सीपीसी के आर्डर्स को कवर करना बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्डर इंपॉर्टेंट आर्डर्स हैं और रूल्स हैं जिनको आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करना और जिनको आप लोगों ने सबसे पहले कवर करना है। आर्डर 23 को देख लेते हैं जो कि विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ सूट से रिलेटेड है। ये आर्डर 23 भी इम्पॉर्टेंट आर्डर है। इसमें आप लोगों ने जो ध्यान से चीज़ें डिटेल से चीज़ें पढ़नी है। वैसे तो इसके 4 रूल्स हैं, लेकिन आप लोगों ने इसका जो रूल 1 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और रूल 3 इसमें आप लोगों ने देखना है। रूल 1 में कि अगर कोर्ट की परमिशन के बगैर एक सूट विड्रॉ कर लेती है पार्टी या फिर जो पार्टी का क्लेम था उसके किसी पोर्शन को कोर्ट की परमिशन के बगैर उसको विड्रॉ कर लेती है या रिलिंग्विश कर देती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसके बाद ये जो विड्रॉवल है इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट विड्रॉवल और क्वालिफाइड विड्रॉवल। इसको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। और रूल 3 में कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट है कि अगर पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और जो कंसेंट डिक्री होती है वो अगर पास हो जाती है तो कंसेंट डिक्री के का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। और अगर कंसेंट डिक्री पास हो जाती है तो उस कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट हम लोग अपील वगैरह फ़ाइल नहीं कर सकते या फिर उसको सेट असाइड नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस रूल आर्डर 23 में पढ़नी है डिटेल से। अब जो आर्डर 24 और 25 है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट आर्डर्स नहीं है। इसको आप थर्ड कैटेगरी में रखें। आप इसको वैसे देख ले थोड़ा सा क्योंकि सीपीसी के हर आर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट आर्डर नहीं है, डिटेल से पढ़ने वाले नहीं है। उसके बाद आगे 26 आर्डर आ गया जो कमीशन से रिलेटेड है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट आर्डर है। आप लोगों ने सेक्शन 75 से लेके 78 जो सीपीसी हैं उसको इस आर्डर के साथ मिला के पढ़ना है। और ये आर्डर इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जो कि कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस से रिलेटेड है, जो रूल 1 से लेके रूल 8 तक है, इनको आप लोगों ने थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। और बाकी जो रूल्स हैं उनको भी पढ़ें। वो रूल्स जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे, लेकिन जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो रूल 1 से लेके 8 तक है। अगला आर्डर 27 जो कि सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर आप लोग सूट फाइल कर रहे हैं या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट सूट फाइल कर रही है तो उसका सारा प्रोसीजर बताया गया। ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। तो ये 27 और 27A ये भी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आर्डर्स हैं। उसके बाद अगला जो आर्डर 28, 29, 30 और 31 है इनको इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट आर्डर्स नहीं है। अगला आर्डर है 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है जो कि सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसमें काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर माइनर कोई प्लेंटिफ है, माइनर सूट फाइल करना चाहता है तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल करेगा। आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ना है कि नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। और अगर माइनर जो है वो मेजर हो जाता है तो नेक्स्ट फ्रेंड जो होगा उसका स्टेटस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल से पढ़नी है ये आर्डर 32 में। उसके बाद अगर कोई माइनर डिफेंडेंट है वो सूट को डिफेंड करेगा तो कौन पर्सन उस माइनर के बिहाफ पे सूट को डिफेंड करेगा, तो वो गार्डियन कैसे कोर्ट अपॉइंट करेगी। और ये सारी चीज़ें रूल इसका 1, उसके बाद 3, 4, 9, उसके बाद 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। लेकिन ये सारा आर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सारा आर्डर ही इसको डिटेल से पढ़ना है। सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें आप लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो रूल 2 है, 5 है, 7 है, इनको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। और बाकी रूल्स को आप जस्ट पढ़ लें, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अगला आर्डर आर्डर 35 इंटर प्लीडर सूट, इसको आप लोगों ने सेक्शन 88 CPC के साथ रिलेट करके पढ़ना है। ये इंटर प्लीडर सूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्डर है। ये आर्डर 35 आप लोगों ने इसमें पढ़ना है कि इंटर प्लीडर सूट होता क्या है, ये कब फाइल किया जा सकता है, कौन पर्सन इसको फाइल कर सकता है। उसके बाद अगर इंटर प्लीडर सूट एडमिट हो जाता है तो जो इंटर प्लीडर होगा उसका फिर क्या स्टेटस होगा। तो ये छोटा सा आर्डर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब अगला आर्डर आर्डर 36, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्डर नहीं है, इसके साथ जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 90 CPC है। इस आर्डर में स्पेशल केस के बारे में बात की गई है, अग्रीड इशू के बारे में इसमें बात की गई है कि अगर कोर्ट वैसे तो हर केस में इश्यूज़ फ्रेम करती है और फिर उन इश्यूज़ पे पार्टीज़ को ट्राई किया जाता है, पार्टीज़ अपनी अपनी एविडेंस सबमिट करवाती हैं। तो इस आर्डर 36 में बताया गया कि कोर्ट को इश्यूज़ फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्टीज़ अपने अपने इश्यूज़ रिटन फॉर्म में लिख के तो कोर्ट में सबमिट करवाती हैं और फिर कोर्ट उन इश्यूज़ पे पार्टीज़ को ट्राई करती है। अब इसके साथ जो और रिलेटेड आर्डर आर्डर 14 का रूल 6 और 7 है, उसको भी आप इसके साथ मिला के पढ़ लें, उसमें भी एग्रीड इश्यूज़ के बारे में बात की गई है। अगला आर्डर आर्डर 37 जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है, जो कि समरी प्रोसीजर ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि समरी प्रोसीजर क्या है, किन किन केसेस में कोर्ट समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होते हैं। तो ये सारा आर्डर 37 जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है और इतना बड़ा भी नहीं है, और ये मनी सूट्स में आर्डर 37 जो होता है वो मनी सूट्स में होता है। उसके बाद अगला जो आर्डर आर्डर 38 है, जो कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड है। इसके दो पोर्शन है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो ये आर्डर 38 बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है, ये आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करना है, इसको सारे आर्डर को डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आगे आ गया आर्डर 39 जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड है एंड इंटरलोकेटरी आर्डर से रिलेटेड है। ये आर्डर 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है। ये टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में, ये इंजंक्शन की टाइप्स वगैरह और कब कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, और जो इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इंजंक्शन ग्रांट करने के, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद इंटरलोकेटरी आर्डर्स क्या होते हैं, कब कोर्ट ग्रांट कर सकती है, ये सारा आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है, आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ना है और किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। उसके बाद अगला आर्डर आर्डर 40 आ गया, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है, आप लोगों ने इसको भी डिटेल से पढ़ना है कि रिसीवर क्या होता है, इसको कब अपॉइंट किया जा सकता है, किन किन केसेस में, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, अगर ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने आर्डर 40 में डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद अगला आर्डर आर्डर 41 आ गया, जो कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री से रिलेटेड है। इसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है रूल 1 से लेके 4 तक ये, और दूसरा स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन के ट्रायल, जो अपीलेट कोर्ट है वो कब अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को या फिर एग्जीक्यूशन को अपील में स्टे कर सकती है। और उसके बाद जो आगे इसमें रूल 23 जो कि रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कब अपीलेट कोर्ट अपील में केस को रिमांड कर सकती है। उसके बाद कब अपीलेट कोर्ट अगले जो इसका रूल 25 है, 26 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि कब कोर्ट अपीलेट कोर्ट एडिशनल इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है अपील में, या फिर एडिशनल एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये आर्डर 41 भी इम्पॉर्टेंट आर्डर है, इसको भी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आर्डर 43 आ गया, जो कि अपील फ्रॉम आर्डर से रिलेटेड है। ये आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करना, इसमें तकरीबन हर दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके टोटल 4 रूल्स हैं, ये आप लोगों ने डिटेल से इसको पढ़ना है, और इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 104 CPC है। उसके बाद
जो अगला ऑर्डर है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको भी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना, स्किप नहीं करना कि सुप्रीम कोर्ट में कब हम लोग अपील फ़ाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट नंबर पे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है वो ऑर्डर 47 है रिव्यू का, इसको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, डिटेल से पढ़ना है। तो ये सीपीसी के इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स थे और इम्पॉर्टेंट रूल्स थे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है इन दोनों लेक्चर्स में, अगर आप लोग इस तरीके से सेक्शंस के साथ साथ ऑर्डर्स को मिला के पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, तो सीपीसी बड़ी इजीली कवर हो जाएगी। और इसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स और रूल्स हैं इसको सबसे पहले कवर करें और बाद में फिर बाकी के जो ऑर्डर्स बचते हैं उनको कवर करें। तो इस तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा और बाद में बाकी जो ऑर्डर्स इतने इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स नहीं हैं फिर बाद में उसको कवर कर लें अगर टाइम बचता है तो। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।